केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। बजट में सबसे बड़ी राहत नौकरी के लोगों को है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नया आयकर स्लैब पेश किया है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह साफ संकेत दे दिया है। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजिम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर को राहत तो दे दी है, लेकिन उनको जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले से ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह 5 लाख रुपए तक थी। बजट में सैलरीड यानी जिन्हें तनख्वाह मिलती है उस क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर दिया गया, यानी कि 7,50,000 रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको इस तरह यह समझना हो सकता है या यह समझा जा सकता है कि 7,50,000 रुपए सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लें, बचे 7 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जाएंगे और पूरी टैक्स छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी अगर ज्यादा हो गई तो आपको फिर टैक्स चुकाना पड़ेगा। नए टैक्स सिस्टम के लिए वित्त मंत्री ने नए स्लैब का भी ऐलान कर दिया है। उनके लिए अब 3 लाख रुपए तक की इनकम फ्री होगी। यानी कि अगर आपकी आय 3 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उससे अधिक इनकम है, यानी कि 3 लाख से 7 लाख रुपए तक टैक्स बचाने के लिए आपको एटीसी और एटीडी के तहत कुछ दस्तावेज आयकर विभाग में जमा करने पड़ेंगे। वो दस्तावेज आपके हेल्थ इंश्योरेंस हो सकते हैं, एलआईसी की पॉलिसी हो सकती है, जहां कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनमें छूट मिलती हो, वहां पर आप कर सकते हैं। अगर आप अपना दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ सकता है। और इसी के साथ ही अगर आपकी आय 6 से 9 लाख रुपए है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और 9 से अगर 12 लाख रुपए आपकी सालाना आय है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 50 लाख रुपए की आपकी आय है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 15 लाख से ज्यादा की आय पर आपको 30% इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब बात किसानों की कर लेते हैं तो सरकार ने किसानों को दी जाने वाली कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख रुपए बढ़ाने की घोषणा की है, जो पिछले साल 18.5 यानी कि 18.5 लाख थी, 18.5 लाख करोड़ थी, यानी कि बस 1.5 लाख करोड़ रुपए का इसमें इजाफा किया गया। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने 2 और घोषणाएं की हैं, जिसमें पहला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि अपने सोच से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप तक की जानकारी मिल सकेगी। दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। इसके जरिए गांव में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिल सकता है। साथ ही कहीं कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स भी बनाए जाएंगे, यानी कि 2,200 करोड़ बागवानी की उपज को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं। खाद बीज की जानकारी के लिए भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जोर दिया जाएगा। किसानों के लिए सहकार से समृद्धि, यह कॉपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई है, सहकार से समृद्धि प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। और इसके जरिए 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। बात युवाओं और रोजगार की करें तो देश का युवा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नौकरियों को बूस्टर डोज देने की उम्मीद कर रहा था।
ताकि उसका भविष्य और देश का भविष्य भी उज्जवल हो जाए। वित्त मंत्री ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब्स शब्द का इस्तेमाल सिर्फ 4 बार किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड देने की बात कही है। 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम शुरू की जाएगी और इसके साथ ही 3 साल तक स्टाइपेंड या भत्ता दिया जाएगा। दूसरी ओर देश का युवा इंटरनेशनल मार्केट में नौकरियों के लिए तैयार हो सकेंगे और इसके लिए देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। इसके जरिए ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी। इनके अलावा ट्राइब्स के लिए भी रोजगार देने की बात बजट में की गई है, जिसमें 440 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ भर्ती किया जाएगा। हालांकि 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में जॉब बांटने की कोई चर्चा नहीं की। स्टूडेंट के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। 157 नए नर्सिंग कॉलेज जिनमें टीचिंग और सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी। मत्स्य संपदा की नई सब स्कीम में 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें नए रोजगारों का सृजन होगा। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। इनमें भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और 500 गोवर्धन प्लांट बनाए जाएंगे, जिनमें अवशिष्ट से आमदनी का जरिया बनाया जाएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, आगे भी है। समझिए, इंडस्ट्री स्टार्टअप की करें तो देश में 6 करोड़ से ज्यादा छोटे मझोले उद्योग हैं और 84,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। इनके लिए भी नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी। अब 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले MSME को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज्यादा आपने नहीं किया। इसी तरह 30 लाख तक की इनकम वाले एंटरप्रेन्योर को भी यह राहत दी गई है। पहले यह छूट उद्यमों के लिए 2 करोड़ और एंटरप्रेन्योर के लिए 15 लाख थी। वित्त मंत्री ने पिछले साल MSME सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीम को नया प्रस्ताव दिया है। इस बार कॉर्पस में 9,000 करोड़ जोड़कर इस स्कीम को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसमें छोटे मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। बड़े उद्योग अगर किसी छोटे मझोले माध्यम से वस्तु या सेवा लेते हैं तो उसका भुगतान उन्हें अपने सालाना रिटर्न में फाइल करने से पहले करना पड़ेगा, अन्यथा उस खर्च का वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई नई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 1 अप्रैल 2023 के बाद बनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 2024 तक शुरू कर देती है, उसके लिए इनकम टैक्स की रियायत दर लागू होगी जो 15% रहेगी। सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। इसके तहत अलग अलग राज्यों में 30 नए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि बनाए जाएंगे। 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया जाएगा। इसमें MSME का प्रोडक्शन बनाने और मार्केट तक पहुंचाने में मदद की जाएगी। बड़े शहरों में यूनिट मॉल भी शुरू किए जाएंगे, जहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी बेचे जाएंगे। ये मॉल केंद्र और राज्यों के सहयोग से मिलकर बनाए जाएंगे। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और स्टार्टअप्स की इनकम टैक्स छूट को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप अपने नुकसान को 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब उसे 10 साल तक ले जा सकते हैं। यह सरकार ने तय कर लिया है। आपका धंधा करने वालों को, अपना धंधा करने वालों को इनकम टैक्स के बारे में भी रुचि होती है और ऐसे में बजट में वित्त मंत्री ने 7 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री किया, जो कि मैंने आपको बताया था। अब बात रक्षा बजट की कर लेते हैं, क्योंकि सीमाओं पर तनाव है और तनाव है तो आपको सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करनी पड़ेगी। इसलिए रक्षा बजट में आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ दिखाई देगी। सरकार नए हथियारों की खरीद पर फोकस करेगी, साथ ही सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। जवानों के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने पर जोर दिया जाएगा।
रक्षा सेक्टर के लिए सरकार ने 5,54,000 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया है। यह 2022 के मुकाबले 13% ज्यादा है और सरकार ने रक्षा बजट में करीब 70 करोड़ की बढ़ोतरी की है। रक्षा बजट कुल बजट का 8% है। सरकार ने रक्षा पेंशन के लिए 1,38,205 करोड़ रुपए आवंटित किए। हथियारों की खरीद के लिए 1.6 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि एक बड़ी योजना है जिसका असर जमीन पर देखा जा सकता है, बजट में 66% की बढ़ोतरी की गई है। और इसी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर अब 79,000 करोड़ रुपए का हो गया है। साथ ही 2014 के मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोम सेंटर बनाए जाएंगे। सभी शहरों में सीबेस की सफाई मशीनों से की जाएगी। अब बात अलग अलग मंत्रालयों की करें तो सरकार ने रक्षा बजट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5,94,00,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए का बजट, रेलवे के लिए 2,41,000 करोड़ का बजट, जो कि 2014 के मुकाबले, यानी कि जब अलग से रेलवे बजट पेश किया जाता था, उससे ये रेल बजट 9 गुना ज्यादा है। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण के लिए 2,06,000 बजट किया गया है, 2,06,000 करोड़ का बजट किया गया है। गृह मंत्रालय के लिए 1,96,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए 1,78,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात कर लेते तो 1,60,000 करोड़ का, कृषि के लिए 1,25,000 करोड़ और संचार के लिए 1,23,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। बजट 2023 में कुछ चीजें हैं जो कि सस्ती हुई हैं। अब क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, यह भी आपको जान लेना जरूरी है। आने वाले दिनों में मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है, सोना चांदी खरीदना महंगा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोना चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर किसी चीजों का बोझ बढ़ने जा रहा है। बजट में सस्ती होने वाली चीजों में मोबाइल है, मोबाइल फोन है, कॉस्मेटिक है, इसके साथ साथ दवाइयां हैं, एलईडी टीवी है, आर्टिफिशियल हीरे। ये एक बड़ी घोषणा हुई है आर्टिफिशियल हीरे बनाने की, क्योंकि ये बहुत चलते हैं, इनका चलन बहुत है। वहीं इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स, क्लीनिंग एजेंट और आयरन हीटर, इंडक्शन, माइक्रोवेव, गीजर, हेयर स्ट्रेनर, बायोगैस से जुड़ी चीजें और कैमरा लेंस। अब महंगा क्या हुआ ये बात कर लीजिए, क्योंकि ये मैं सस्ता क्या हुआ ये बता रहा था। महंगे होने वाली चीजें हमेशा होती है सिगरेट, गाड़ियों में लगने वाला टायर, इलेक्ट्रिक चिमनी मशीन, गोल्ड बार, प्लेटिनियम से बड़ा हुआ सामान और चांदी और उससे बने सामान, विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल, विदेशी खिलौने, विदेशी साइकिल जैसी चीजें महंगी हो गई हैं। ऐसे में कम ही प्रोडक्ट हैं जो बजट में सस्ते या फिर महंगे होने जा रहे हैं। बाकी जो था यथावत है। इसका कारण यह है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी 2017 के बाद लगभग 90% प्रोडक्ट की कीमत जीएसटी पर निर्भर करती है, जिसे जीएसटी काउंसिल तय करती है। मौजूदा समय में जीएसटी ने टैक्स स्लैब में 4 दरें यानी कि 5%, 12%, 18% और 28% है और ज्यादातर वस्तुएं इसके अधीन आ जाती हैं। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जीएसटी ने बजट से महंगा सस्ता होने की ताकत छीन ली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तो बाजार की नजर सरकार की घोषणाओं पर रही। भारतीय बाजार आज ऊपर खुले हैं। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में करीब 1,000 अंकों की तेजी देखी गई है। हालांकि बाद में यह केवल 158 अंक की तेजी के साथ 59,708 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 45 अंक गिरकर 17,616 पर बंद हुआ। बजट के दिन बीते सालों में बाजार के एक्शन की बात करें तो बीते 7 सालों में औसतन 0.9% का पॉजिटिव मूवमेंट आया है। 2021 में बजट के दिन बाजार में 5% की तेजी देखी गई है। उधर बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा।
ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और सभी के सपनों को पूरा करेगा। बजट 2023 को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी अलग अलग प्रतिक्रिया देखने में आई है। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को देश के विकास का प्रतीक बताया है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि यह बजट निराशाजनक है। सुनिए दोनों की बातें। और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में निहित है। देश के हर राज्य का कल्याण इस बजट में निहित है। यह गरीब कल्याण का बजट है। यह किसानों के उत्थान का बजट है। यह माताओं को, बहनों को और बेटियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है। यह मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई है। यह कमजोर वर्गों के कल्याण का बजट है। यह नौजवानों का बजट है। ऐसे बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। बजट में एक चीज जरूर जो चौंकाने वाला है, रेलवे में 2,35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है। तो क्या कर्मचारियों के लिए है, नई भर्ती के लिए है, या ऐसा तो नहीं है जैसे एयरपोर्ट को बेचने से पहले सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसके सुधार में लगा दिए, नवीनीकरण के लगाया और उसके बाद निजी हाथों में बेचा गया। इसी प्रकार के तो सोच तो नहीं है केंद्र सरकार की। इसको भी बढ़िया से चकाचक कर दिया जाए और उसके बाद निजी हाथों में। बजट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि इस बजट में हर वर्ग को शामिल किया गया, यानी कि गांव, गरीब, किसान के साथ साथ युवा और विश्वकर्मा यानी कि स्टार्टअप, एमएसएमई, उन पर भी ध्यान देने की कोशिश की है। सुनिए। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमई को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियों द्वारा एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी
और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। अपने इन सब के बावजूद भी विपक्ष कहता है कि बजट निराशाजनक है, बजट में जो उम्मीदें होनी चाहिए वो उम्मीदें नहीं हो पाई। टैक्स तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बजट आया तो बाजार मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, बाजार में एक उछाल आया, लेकिन धीरे धीरे बाजार ठंडा पड़ने लगा। आने वाले कुछ घंटों में बाजार बताएगा कि इस बजट की क्या प्रतिक्रिया है और आने वाले समय में 9 विधानसभा राज्यों में चुनाव है, उन चुनाव के परिणाम बताएंगे कि जनता को इस बजट का क्या फर्क पड़ा। फिलहाल इतना ही। मुद्दे की बात में आप चलते रहिए। बाकी खबरों के लिए शुक्रिया, नमस्कार।